आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग किसके बारे में, फिजिक्स का 2026 के अंदर जो मॉडल पेपर अभी आया है उसके क्वेश्चंस के बारे में कि क्या क्या क्वेश्चंस मॉडल पेपर से मतलब दिए गए हैं। ठीक है, 70 क्वेश्चंस आपको मॉडल पेपर ही बताता है कि आपके एग्जाम में 70 क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, बनाने हैं। ठीक है, और तो उस सारे ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। तो यदि आप मॉडल पेपर को देखोगे, आप लोग को हम बार बार बोलते रहते हैं कि बाबू क्वेश्चन बैंक बनाओ, तो इसमें लगभग मान के जो 70 to 80% जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। कुछ अलग सा नया क्वेश्चन मुश्किल से बोला जाए 5-10 होगा, वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन बैंक आप पढ़ो, मॉडल पेपर अपनी जगह, लेकिन क्वेश्चन बैंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 के अंदर जो मॉडल क्वेश्चन पेपर अपने पास आया है, किसके लिए, फिजिक्स के लिए। इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे। लगभग आपको ये भी हम बताते चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन से मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में था या नहीं था। ठीक है, तो जाके उसको भी देखोगे आप, सब कुछ इजी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कार्यक्रम को। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, परावैद्युतांक मतलब परमिटिविटी का मात्रक क्या होगा। तो बार बार कहते हैं कि भैया मात्रक याद वाद मत कीजिए, फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरत है, तो फॉर्मूला याद रखिए। तो फॉर्मूला आपको किसके दिए, परावैद्युतांक का मात्रक निकालने। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 1-2 बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, एफ का फॉर्मूला आपको पता होगा, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, याद होगा कभी पढ़े थे। तो यहां से हमको किसका चाहिए, परावैद्युतांक मतलब एप्सिलॉन नॉट के मात्रक के बारे में पूछ रहा है। तो एप्सिलॉन नॉट को जिस साइड एक साइड ले आओ, बाकी सबको दूसरे साइड लेके चले जाओ, तो जो मिलेगा वही रहना है। तो सिंपल सा लिख सकते हैं, चलो तो यहां से हम लिखते हैं एफ को इस साइड, एप्सिलॉन को इस साइड लेके जाएंगे, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और एफ इस साइड आएगा तो नीचे आ जाएगा इतना सा। अब 1/4 पाई 4 पाई कांस्टेंट, कोई मात्रक नहीं। चलिए Q1 और Q2 क्या होता है, आवेश होता है चार्ज, तो आवेश का मात्रक कूलम, तो कूलम का स्क्वायर। आर क्या होता है, दोनों आवेश के बीच की दूरी मतलब मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। और एफ क्या है, बल, तो बल का क्या होता है, न्यूटन। तो इसको हम लोग लिखना चाहते तो क्या लिखते, कूलम स्क्वायर मीटर माइनस में और न्यूटन पे -1 पावर, तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। तो कौन सा है, पर न्यूटन पर कूलम, गलत हो गया ये। इसकी बात करें न्यूटन कूलम स्क्वायर, ये भी गलत है, न्यूटन पावर -1 होना चाहिए, न्यूटन पावर -1 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी। मतलब कई बार पूछा जा चुका है आपसे ये क्वेश्चन, तो अच्छे से करते चलना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवेशित संधारित्र की किन 2 पट्टियों के कुल आवेश का योग होता है, सम ऑफ चार्ज ऑन 2 प्लेट्स ऑफ चार्ज कैपेसिटर। तो चार्ज कैपेसिटर का थोड़ा सा कहानी याद होगा, कैपेसिटर होते हैं, इसके पास क्या होते हैं, 2 प्लेट्स होते हैं, एक पे +Q चार्ज होता है, एक पे -Q चार्ज होता है, पता है। ठीक है, तो दोनों का सम बोला जाए तो +Q प्लस -Q कितना हो जाएगा, 0। तो कुल आवेश कितना होता है, ये भी प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन क्या है, पूछा जा चुका है। ठीक, तो कह सकते हैं सिंपल सा क्या हो जाएगा, 0 कह लो या 0 कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओगे, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव में क्या करते हो, ABCD वाली कहानी, तो वो काम कभी नहीं करने का। हर एक के पीछे रीजन क्या है इसको फाइंड करो। ठीक है, कम से कम 90% का तो रीजन फाइंड कर लेना। ABCD कीजिएगा तो उसको भूल जाइएगा, तो थोड़ा सा रीजन देख के चलना है। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, सी। फटाक से स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। यह भी आपको प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, कैसी गति होती है धारावाही चालक के अंदर, तो समरूप गति नहीं होती है, त्वरित नहीं होती है, वो होती है अपवाह गति, ड्रिफ्टिंग होता है इलेक्ट्रॉन का। इसलिए आप लोग पढ़ते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में।
ठीक है, VD जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो कह सकते हैं अपवाह गति होती है, ड्रिफ्टिंग होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड का C। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द करंट कैरी कंडक्टर इज क्या होता है, ड्रिफ्टिंग होती है पिट्टू सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है वायु में स्थित इकाई धन आवेश को घेरने वाली सतह से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ए क्लोज सरफेस इंक्लोज्ड ए स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो फ्लक्स इक्वल्स टू क्या जानते हैं, फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बच्चे को पता है, ठीक है। और कौन से चार्ज के लिए कह रहा है, इकाई धन आवेश को, ठीक है, किसके लिए बोल रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो Q कितना, तो कह सकते हैं Q बराबर +1 कूलम्ब। तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको और लिखते तो क्या लिखते, एप्सिलॉन नॉट पे पावर -1। ये क्वेश्चन भी आपको PYQ में पूछे हुए है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट पे पावर बोला जाए तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। एकदम आसान सा था। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, B। स्क्रीनशॉट लेते जाना है। चलिए नेक्स्ट बात किया जाए। नेक्स्ट कह रहा है अपना विद्युत आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। विद्युत आवेश से कितने दूरी पर, r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होने वाला है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एकदम अच्छे से पता है, V इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, ठीक है। या विद्युत विभव का V इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q। तो सिंपल सा W/Q, तो थोड़ा सा है, मतलब सिंपल सा लिख सकते हैं इसको Q/R, ठीक है। V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, या कह सकते हैं कार्य बट्टा आवेश। तो यहां से क्या दिख रहा है, जो V अपना है, V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, R के। तो कह सकते हैं किसके बराबर होगा, R के अनुक्रमानुपाती नहीं, R के व्युत्क्रमानुपाती। सही बात है, R के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कह सकते हैं वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, R के। एकदम आसान सा फॉर्मूला याद है तो सब कुछ याद है। उस तरह यदि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, Q/R स्क्वायर। फोर्स के लिए पूछता तो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इतनी सी कहानी। तो इसी को यदि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बदलना होता तो Q से डिवाइड कर देते तो हमारा फील्ड बन जाता है। और फोर्स के लिए फॉर्मूला देखो, एक भी फॉर्मूला याद है तो भी याद हो जाएगा, W बाई कभी डाउट हो जाए तो W/Q। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल सा क्या लिखते, F इंटू R डिवाइडेड बाई Q। तो यहां से F का फॉर्मूला इसको यदि पुट करोगे और R से डिवाइड करोगे तो R स्क्वायर से R साफ हो जाएगा और इस Q से ऊपर वाला Q साफ हो जाएगा। तो सिंपल सा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो आगे के लिए भी ध्यान में रखना है कि यदि पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या, तो कह सकते थे R स्क्वायर के क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फोर्स के लिए पूछते थे R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वही पोटेंशियल के लिए, किसके लिए, विभव के लिए पूछा जाता तो क्या होता, R की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, ठीक है। तो कह सकते हैं फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, B, R के व्युत्क्रमानुपाती। सब कुछ को, ये नहीं कि जो पूछा उसी को ध्यान में रखना है, सबको ध्यान में रखना है, क्योंकि थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ते हैं। तो कॉपी लेते, मतलब स्क्रीनशॉट लेते जाना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्या रहा है, 64 समरूप बूंदे जिन्हें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। इसके लिए याद होगा थोड़ा सा, आपको क्लास में करवाया गया होगा, मतलब डिराइव करके अच्छा खासा फॉर्मूला, चाहे वो धारिता के लिए हो, आवेश के लिए हो, काफी मतलब प्यार से बताया गया सबका। तो सारा फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, C कह सकते हैं बड़ी बूंद के लिए
बिग के लिए क्या हो जाएगा, एन पे पावर 1/3 इंटू सी नॉट, मतलब सी नॉट मतलब छोटे वाले के लिए। तो एन कितना कह रहा है, कितनी बूंदे हैं, 64 बूंदे हैं, तो 64 पे पावर 1/3 इंटू, और सी नॉट कितना दिया, 5 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड। तो ये क्या हो जाएगा 64 का 4 चौका 16, 16 चौके 64, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 माइक्रोफेराड, तो 20 माइक्रोफेराड। तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी 2-3 बार पूछे हुए हैं, ठीक है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे ही हुए हैं। तो कह सकते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफेराड। इतनी सी कहानी है। तो ये कैसे सॉल्व हुआ, इसको जब भी आपसे पूछा है ना ये छोटा बूंद बड़ी बूंद वाली कहां है, तो हमेशा कैपेसिटर का ही पूछा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं, वही क्वेश्चन इंग्लिश में है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, किसकी जानकारी प्राप्त होती है, विद्युत क्षेत्र रेखा आपको कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताता है, उसके परिमाण के बारे में बताता है, उसकी दिशा के बारे में बताता है। जब मतलब जितना पास पास होंगे क्या होगी उसकी तीव्रता, या कह सकते हैं उसका परिमाण क्या होगा, ज्यादा होगा। जिस दिशा में जाती है उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं के ऊपर यदि आप क्या कहते हैं टेंजेंट खींच देते हैं तो वो क्या बताता है, उसकी दिशा को बताता है। तो कह सकते हैं इस केस के लिए क्या चीज कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, किसके बारे में, क्षेत्र के बारे में बताता है जानकारी, दिशा के बारे में बताता है, आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति बोले तो जैसे मान लो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो ये इस तरफ से जाएगा, मतलब स्वाभाविक सी बात है इस साइड कहीं प्लस होगा और इस साइड कहीं माइनस होगा। तो यदि किसी आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की तरफ निकल रही है तो क्या पता चलेगा, भैया वो आवेश क्या है, धन आवेशित है, पॉजिटिवली चार्ज है। यदि किसी में अंदर की तरफ जा रही होगी तो क्या बोलेंगे, वो ऋण आवेशित है, निगेटिवली चार्ज है। तो कह सकते हैं नेचर के बारे में भी बताता है, दिशा के बारे में, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। जैसे क्षेत्र की शक्ति के बारे में बोले तो यदि पास पास होगा तो क्या पता चलेगा, यहाँ पे क्षेत्र क्या है, ज्यादा शक्तिशाली है, मतलब फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के यदि टेंजेंट एक खींच देते हो तो ये क्या बताता है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में बताता है। और नेचर के बारे में बता ही दिए, यदि आवेश से आ रहा है तो क्या बोलेंगे, धन आवेश होगा, यदि आवेश को जा रहा है तो ऋण आवेश होगा। इतनी सी कहानी है। तो स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे फटाफट। नेक्स्ट कह रहा है धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के अंदर की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र ऑन मूविंग फ्रॉम सरफेस ऑफ ए चार्ज मेटेलिक स्फीयर टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। धातु के एक आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर, देखो धातु का एक गोला है, मान लो एक गोलू सा बना दिए, ठीक है, धातु का है, तो मतलब क्या है कि जितना भी इसको आप आवेश दोगे वो सारा का सारा कहां रहेगा, इसकी सतह पे रहेगा। तो विद्युत क्षेत्र जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इसकी सतह तक होगा, ठीक है, सतह से बाहर होगा, लेकिन सतह के अंदर यदि किसी बिंदु को आप ले लो, कहीं पर भी ले लो, कहीं पर भी, ठीक है, तो चूंकि इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र ही नहीं होगा। तो कह सकते हैं यदि धातु का कोई गोला है, ठीक है, तो आवेश क्या होगा, हमेशा उसकी सतह पे होगा, क्योंकि चालक है वो। तो सतह पे होने के कारण क्या, अंदर कोई आवेश है नहीं, तो अंदर कोई आवेश नहीं तो विद्युत क्षेत्र होने का कोई बात ही नहीं है। तो कह सकते हैं क्या होगा, रिमेन सेम एट एज द सरफेस, भैया सरफेस के इक्वल नहीं होता, पोटेंशियल जो होता है ना वो होता है। तो कह सकते हैं 0 एट ऑल प्लेस, तो सर्वत्र शून्य रहता है। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन था, हमको लगता है ये भी क्वेश्चन शायद पूछे हुए हैं, ठीक है, पोटेंशियल का तो पूछा है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहा है विद्युत मापी से मुख्यतः मापी जाती है, विद्युत मापी, देखो विद्युत मापी से मुख्यतः मापी जाती है। पोटेंशियोमीटर इज मेनली यूज्ड टू मेजर, पोटेंशियोमीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, विभवांतर मेजर करता है। तो विभव मापी
विभवांतर या विभव को मापता है, तो कह सकते हैं सिंपल सा विभवांतर। एकदम आसान सा, ये सब तो इजी इजी क्वेश्चन में आता है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है चलिए, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, क्या कह रहा है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, when separation between two charges is increased, the electric potential energy of the system of charge। यदि पोटेंशियल मतलब डिस्टेंस बढ़ा दिए, मान लिया जैसे अपने पास एक आवेश ये है Q1, ठीक है, एक आवेश क्या है Q2, दोनों के बीच की दूरी R थी। अब इस R को यदि बढ़ा दे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है, स्थितिज ऊर्जा है, वो घटेगी, बढ़ती है, घट सकती है, बढ़ सकती है, समान रहेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। मतलब कह सकते हैं U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो यहां से क्या दिख रहा है भैया, आवेश को तो समान रखा गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, तो कह सकते हैं U जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, R के। मतलब R यदि बढ़ता है, क्या कर रहे हैं, दूरी को बढ़ाई गई है, मतलब R का मान यदि बढ़ेगा तो U का मान क्या होगा, घटेगा। इतना सा बात है, तो कह सकते हैं क्या होगा, घटती है। 10वां का आंसर क्या हो जाएगा, विल डिक्रीज। तो 10th का आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या रहा है, एक तार का प्रतिरोध R है, ठीक है, क्या कह रहा है, एक तार का प्रतिरोध R है, द रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज R। इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। मतलब इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज हाफ्ड बाय स्ट्रेचिंग इट देन द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, या तो पूरा लॉन्ग प्रोसेस से जाओ, ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा सा याद कर लो, दो ही काम कर सकते हैं। तो यदि देखो यहां पे क्या है, डायमीटर की बात करें, दो चीज आपको हम बता रहे, दोनों को गौर करेंगे, ठीक है। यदि लेंथ की बात करते हैं, लंबाई को बढ़ा दिए घटा दिए, तो उस समय जो हमारा होता, आर को हम लोग कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एल स्क्वायर के। यदि डायमीटर की बात करता या त्रिज्या की बात करता, तो जो रेसिस्टेंस प्रतिरोध होता वो होता इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, कह सकते हैं आर पे पावर 4 के। क्या होता, यदि लंबाई की बात करते, लंबाई बढ़ा दिए तो एल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। यदि आर की बात करते, मतलब किसकी, त्रिज्या की बात करते या व्यास की बात करते, तो उस समय क्या होता, सिंपल सा आर जो होता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता, 1/r पे पावर 4 के। इतना यदि याद है तो इस क्वेश्चन को कैसा भी पूछा जाएगा, बढ़ा दिया घटा दिया जो भी कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट आप बना लोगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं, आर का पता है तो इसको लिख सकते हैं, व्यास के भी क्या चीज, डायमीटर पे पावर भी 4, इतना सा। तो क्या कह रहे हैं, रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज आर, एक तार का प्रतिरोध आर है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध डायमीटर को आधा कर दिया गया। मान लिया D1 इज इक्वल्स टू डी है और D2 इज इक्वल्स टू क्या है, हाफ, मतलब D/2, ठीक है। तो प्रतिरोध इस केस में जो अपना R1 था वो किसके बराबर है, R के। तो बोल रहा है कि भैया बताइए R2 बराबर क्या, इतना ही सा ना कह रहा है, तो क्या दिक्कत है। चलो तो हम लिख लेते हैं R2/R1 इज इक्वल्स टू किसी, इस वाले फंडे को लगाते हैं, चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी पे पावर 4 के, तो इसको लिखते तो क्या लिखते, D1 पे पावर 4 डिवाइडेड बाई D2 पे पावर 4। तो लिख सकते हैं D1/D2 पे पावर 4। अब D1 कितना है, चलो थोड़ा सा D1 D2, हाँ ठीक तो है, कुछ नहीं करना। तो D1 कितना है, D2 कितना है, D/2 पे पावर 4। अब इसको हम लोग लिखते हैं, D से D कट जाता, 2 ऊपर चला जाता, 2 पे पावर 4, ये किसके, R2/R1। तो यहां से हम लोग लिखते
R2 इज इक्वल्स टू कितना 2 पे पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16, तो मतलब 16, और ये R1 इस साइड चला जाता मतलब R1, मतलब 16 इंटू R, तो ये इसका आंसर हो जाता। कितना आसान था। तो क्या आंसर चला जाएगा 16R। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, यदि लेंथ की बात होती, लंबाई की बात होती, लंबाई को बढ़ा दिए या घटा दिए, उस समय जो प्रतिरोध R है वो क्या होता है, लंबाई के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। लेकिन वही रेडियस की बात करते या डायमीटर की बात करते, उसको घटाने बढ़ाने की बात करते, तो उस समय क्या होता, अपना डायरेक्टली, मतलब देखो ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह सॉल्व कर लेना है, ठीक है, जितना वो कर सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, R पे पावर 4 का फंडा लगाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, आंसर क्या हो जाता है 16R। आसान था। तो स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात किया जाए, क्या रहा है अपना, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर द सरफेस ऑफ इन्फिनिटली यूनिफॉर्म चार्ज थीन कंडक्टिंग शीट। थीन, इतना को ध्यान में रखना है, किधर गया भैया, पतली चादर की सतह। जब थीन की बात होगी उससे फॉर्मूला बनता है सिग्मा बाई ऑलरेडी डेरिवेशन से 2 एप्सिलॉन नॉट। वही थिक की बात होती, मतलब मोटी चादर की बात होती, तो उससे फॉर्मूला बनता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये किसके लिए है, सिंपल सा कह सकते हैं पतली के लिए है, ठीक है। तो अपने से किसके बारे में पूछ रहा है, मोटी के बारे में नहीं पूछ रहा है, पतली के बारे में पूछा, तो पतली के लिए क्या होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर क्या हो जाता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जबकि ये किसके लिए होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मोटी चादर के लिए होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ना आपको मोटी पतली क्लियर नहीं कहता है, तो उसमें बड़ा कंफ्यूजन है। एक दो बार ऐसा पूछा भी, ये भी क्वेश्चन पूछा ही हुआ है, तो उस समय आप किसको लेके चलेंगे, अब दिया नहीं है तो जो मन करे लीजिए, गलत होना है, ठीक है। यदि आप मोटी लेके चलते तो वो पतली सोचेगा, पतली लेके चलते हैं मोटी सोचेगा। तो नॉर्मल केस में क्या है, यदि नहीं कुछ दिया तो उस समय मोटी की बात करेंगे, अदरवाइज पतली की बात करेंगे, वरना उसके मूड पे डिपेंड करता है। तो क्या हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा सी। दोनों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 30 नंबर क्वेश्चन में C1 C2 दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जोड़ दीजिए, हमको क्या करना है, उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर होगा। 2 कैपेसिटर C1 C2 are connected in series and a potential difference 1200 volt is applied across it. The potential difference across 2 माइक्रोफैराड। तो दोनों कैसे जोड़ा गया है, सीरीज में। कितने गया भैया, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला पता है क्या होता है, श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला जो होता है 1 बाई कह सकते हैं सी, सीरीज के लिए होता है 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। रेसिस्टेंस में ये नहीं होता है, रेसिस्टेंस के पैरेलल के लिए होता है, कैपेसिटर में कह सकते हैं सीरीज के लिए होता है। तो अपने पास कितना है 1 बाई C1 कितना दिया है 2 और प्लस 1 बाई 4, ये कितना हो जाएगा 4 एलसीएम हो गया 2 प्लस 1 बाई CS, तो ये हो जाएगा 3 बाई 4। तो इसी को यदि हम CS लिखते तो क्या होता, CS इज इक्वल टू हो जाता 4 बाई 3 माइक्रोफैराड। ठीक बात है। अब देखो श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, श्रेणी क्रम में आखिर बराबर क्या होता है। श्रेणी क्रम के केस में जैसे हम प्रतिरोध की बात करते, रेसिस्टेंस की बात करें तो उस समय करंट सेम होता है, जबकि कैपेसिटर की बात करें तो उस समय आवेश समान होता है, ठीक है। और विभव क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आवेश समान है मतलब क्या है कि जितना आवेश इधर से श्रेणी क्रम में है ना, देखो याद रखो क्वेश्चन पूछा, जितना आवेश इधर से जाएगा उतना ही आवेश इधर से आएगा, मतलब आवेश क्या रहेगा, दोनों के लिए समान होगा। एक ही लाइन है तो जितना आना है उतना ही जाना है। तो कह सकते हैं C इक्वल्स टू क्या जानते हैं, C इक्वल्स टू होता है Q बाई V। तो Q इक्वल्स टू लिखते तो क्या लिखते हैं C इंटू V,
ठीक है, और आपको देखे सी की वैल्यू कितना निकाले 4/3 और भी की वैल्यू कितनी है अपने पास 1200 वोल्ट। अब इसको काटेंगे कितना 4 तिया 12 400, तो ये कितना हो जाएगा 4 चौका 1600। ये अपना माइक्रो, चलो यूनिट नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने को वोल्ट में ही निकाला था, वापस से यूनिट कट जाएगा। और ऐसे यूनिट लिखते भी तो सी हो गया माइक्रो फैराड में, भी हो गया वोल्ट में, तो माइक्रो कूलम हो जाता। नेक्स्ट, अब ये तो हो गया चार्ज। अब अपने को क्या करना, पूछ चार्ज नहीं रहा, यदि आवेश पूछता, ठीक है, कितना आवेश जाता तो यहां तक सही था, लेकिन पूछ क्या है 2 माइक्रो फैराड वाले में सिरों के बीच क्या होगा, विभवांतर कितना होगा, किसके 2 माइक्रो फैराड, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रो फैराड विल बी। तो इसके सिंपल सा C इक्वल्स टू क्या होता है Q बाई V, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q बाई C। Q कितना है, Q पता है कितना है 1600 माइक्रो, सॉरी Q कह रहे हैं माइक्रो कूलम, और कितना फैराड के लिए कह रहा है 2 माइक्रो फैराड के लिए, 2 माइक्रो फैराड, ठीक है। तो यहां से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 800 क्या चीज वोल्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा 800 वोल्ट। इतना आसान सा था क्वेश्चन। तो उम्मीद करते समझ में आया हुआ। कुछ नहीं किए, सबसे पहले जो श्रेणी क्रम में था तो हमने क्या किया, श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़ लिया। उसके बाद वहां से हमने क्या निकाल लिया, आवेश जो दोनों संधारित्रों के लिए कैपेसिटर के लिए क्या होगा, आवेश का मान समान रहेगा। तो हमने आवेश निकाल लिया, फॉर्मूला पता है C इक्वल्स टू Q बाई V होता है। तो यहां से हमको V चाहिए था तो V इक्वल्स टू Q बाई C कर लिए, दोनों की वैल्यू पुट कर दिया और निकाल लिया भैया, निकल गया कितना पोटेंशियल कितना हो जाएगा 800 वोल्ट। तो इतना आसान क्वेश्चन था। तो स्क्रीन ये सब क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, ABCD नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता हो। ये भी क्वेश्चन पूछे हुए आपसे, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड। तो इसको कुछ इस तरीके से हम यदि अरेंज करते हैं, देखो एक को ऐसे, दूसरे को ऐसे, तीसरे को ऐसे और चौथे को कुछ इस तरीके से। अब सबका कितना था 2 था, सबका 2 है, माइक्रोफैराड भावनाओं को समझते हैं तो 2 है। अब जो ही सीरीज में जोड़ेंगे तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C सीरीज के लिए है, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/2 मतलब 1। तो CS इज इक्वल टू कितना 1, मतलब इन दोनों का समतुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा वो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब ये दोनों मिलके 1, ये 2, अब तीनों कैसे है पैरेलल जुड़े हुए हैं, समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समानांतर के लिए C पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 5 माइक्रोफैराड। तो कितना चाहिए था 5 चाहिए था ना, तो 5 चाहिए था तो 5 माइक्रोफैराड। ऑलरेडी ये भी PYQ में पूछे हुए हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन PYQ के ही है। तो एक्सपेक्ट करते हैं समझ में आया। तो कितने कैपेसिटर चाहिए होगा आपको 4, 3 से काम नहीं चलने वाला है, 4 से ज्यादा जब 4 मिल ही रहा है तो क्यों हम 5 और 6 के बारे में सोचे, ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्या कह रहा है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब दुनिया भर का इस टाइप के क्वेश्चंस ना एनर्जी वाला आपसे पूछे हुए हैं। तो अभी भी कहते हैं, बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन बैंक को रगड़ के घोल के पी जाइए। हर एक साल क्वेश्चन बैंक से
70, 80, 90, 115 मार्क्स तक क्वेश्चन बैंक से पूछे हुए हैं। जो आपको चाहिए कितने का होता है, सिर्फ 70 मार्क्स। तो 70 लाना है, 100 नंबर का ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक से पूछ रहा है, तो क्वेश्चन बैंक को घोर के पी जाओ, इधर उधर जैसे भी हो। खासकर ऑब्जेक्टिव को मत घोर के पी जाओ, तो आज समझ के पी लो, और कुछ नहीं तो बहुत कुछ आंसर आएगा। चलिए तो बात करते हैं, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर चार्ज टू 100 वोल्ट इज 1 जूल। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज, देखो कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। ऑलरेडी 2 मार्क्स में आपको पूरा लिखने के लिए भी दे चुका है, तो कह सकते हैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, आपको पूछ क्या रहा है, कैपेसिटेंस मतलब सी पूछ रहा है, तो यहां से हम सी बराबर लिखते तो क्या लिखते, 2u डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो 2 u की वैल्यू कितनी है 1, v कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, फैराड, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -4। इससे आसान क्या पूछेगा, एकदम आसान वाला। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव जो रहता है ना, मतलब हमेशा से इतना आसान रहता है कि 35-40 तो मतलब कम पढ़ के भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो वो तो बनना ही बनना चाहिए। तो आंसर स्क्रीनशॉट लेके पूरे को एकदम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना सीखिए। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि 100 वोल्ट की यहाँ पे आपको 10 वोल्ट दे दे, तो क्या करेंगे, तो उस समय आप सॉल्व करेंगे तब तो काम होगा। ठीक है, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 15 का आंसर क्या होगा, बी। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट करें, एक तार से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना हो तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, द करंट फ्लोइंग इन ए वायर इज 1 ampere if the charge on electron is 1.6 into 10 to the power -19 coulomb, then the number of electron flowing through the wire per second is, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो जो दिया उसको लिख लो। कह रहा है तार से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है 1 एम्पियर, तो कह सकते हैं करंट I कितना दिया है 1 एम्पियर। बहुत अच्छी बात है। यदि इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मतलब E दे के रखा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रति सेकंड मतलब टाइम कितना दिया, प्रति सेकंड बोला है ना, कह रहा है ना, किधर गया पर सेकंड। ठीक है, तो T बराबर कितना दिया 1 सेकंड। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर क्या होगा। कितना प्यार से पूछा है। तो चलिए प्यार को बरकरार रखते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, करंट I इक्वल्स टू Q बाई T, आवेश बट्टा समय, जानते हैं ना। चलो अब Q मतलब NE और T का मतलब T, तो यहां से n बराबर लिखते हो तो क्या लिखते, I T डिवाइडेड बाई E लिखते, I T डिवाइडेड बाई E। I की वैल्यू कितनी है 1, T की वैल्यू 1 एम्पियर है ना, और E कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इतनी सी कहानी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, इसको मोटा मोटी किया जाए तो इसको लिख सकते हैं 10/16 इंटू 10 टू द पावर कितना 19। इसको और लिखते तो 100/16 इंटू 10 टू द पावर 18। तो 100/16 होता है कितना, एक बार देख लिया जाए, 6.25 समथिंग के आसपास होता है। 100/16 होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो आंसर ये तो गलत, 10 पे पावर -19 तो होना नहीं है, तो ये भी होना नहीं है, तो 1.6 तो है ही नहीं, बात ही खत्म। और ये भी आपका आंसर गलत है, तो इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। तो आंसर क्या सही होगा, n इज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, तो इसमें कोई आंसर सही, इसमें थोड़ा सा रहता ना कि मान लो 10 टू द पावर 19 लिखा हुआ इस पे रहता तो 0.625 हम लोग ले सकते थे, लेकिन 18 है तो 6.25 होना चाहिए। चलिए अच्छी बात है, तो स्क्रीनशॉट लेते जाना है, ज्यादा परेशानी नहीं लेना है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, कोई गलत सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी एग्जाम में पूछे हुए हैं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इस बार जो मॉडल सेट में दिया है ना वो मैक्सिमम पूछा ही हुआ है। तो कह रहा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का बीमीय सूत्र समतुल्य बीमा की राशि है, किसके है? देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसको कहते हैं ऊर्जा घनत्व, ठीक है। तो ऊर्जा घनत्व इलेक्ट्रिक फील्ड के विद्युतीय क्षेत्र के लिए 1/एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र के लिए यदि बात किया जाए, मैग्नेटिक फील्ड में बात किया जाए तो वो होता है 1/2, ऐसे होता है 1/2 बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। तो कौन सा है? ए वाला सही है, तो सिंपल सा बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी होती है, चाहो तो निकाल के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर करंट डेंसिटी, ठीक है। निम्न से कहां गया, भाग गया ऊपर का। लिखिए तो धारा घनत्व के लिए कौन सही है? धारा घनत्व मतलब क्या होता है? करंट अपॉन एरिया। तो कह सकते हैं करंट धारा घनत्व के लिए सिंपल सा, किधर गया भाई, तो नीचे कहा चला जाता है, हाँ यहीं पर आओ। तो करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट अपॉन एरिया। करंट का NEA VD डिवाइडेड बाय एरिया का एरिया, ए से कट गया, क्या बचेगा? NEVD। तो NE के जगह पे हम लोग Q भी लिख सकते हैं, आवेशी तो है VD, तो NQVD ये हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी करंट का भी याद रखोगे, I इक्वल्स टू NEA/VD, प्रूफ भी मतलब डेरिवेशन भी रहता है, और कई बार ये पूछा जा चुका है I का, तो I का भी याद रखना है NEA/VD, करंट डेंसिटी करंट अपॉन एरिया, बात खत्म, इतनी सी कहानी है। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए क्या निम्न से कौन किरचॉफ्स के प्रथम नियम में संरक्षित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड इन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ में क्या संरक्षित होता है? वो होता है आवेश, चार्ज। इतना सा याद रखना है, ठीक है। तो हो जाएगा आवेश, तो 20 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए 21 की बात करते हैं, तो 20 का क्या हो गया अपना? सी। 21 की बात करते हैं, तो 21 में क्या है? 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड संधारित्र के 3 संधारित्र उपलब्ध है। इसके संयोजन से प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम धारिता होगी। न्यूनतम के कब निकलेगा? जब आप संधारित्रों को जोड़ते हो, कैसे? श्रेणी क्रम में, और जब समानांतर क्रम में जोड़ते हो तो अधिकतम निकलता है। दो फॉर्मूला याद है ना? देखो 1 बाई चलो Cp इज इक्वल टू क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3। इस केस में क्या आपने को मिलता है? C मैक्सिमम, और C मिनिमम कब मिलता है? जब 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, ये मिनिमम मिलेगा, ठीक। अब इसमें कितना है? 6 के 3 को जोड़ना है, तो मतलब 6 प्लस 6 प्लस 6 18 माइक्रोफेराड, और इसमें भी जोड़ना है, तो 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6, तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? 3 बाई 6, तो कितना हो जाएगा? 1 बाई 2। तो C मिनिमम की बात करें तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 2 माइक्रोफेराड, और C मैक्सिमम की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? 18 माइक्रोफेराड। तो
दो तो दो में है, बाकी का तो है नहीं, इसमें होगा नहीं, इसमें भी दो है, इसमें दो नहीं है, चलो, और 18 इसमें है, उसमें है, उसमें नहीं 18, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, 2 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड। ये भी हमको लगता है शायद किसी ईयर पूछे हुए, मतलब सारा क्वेश्चन आपको पूछताछ के रख दिया है, सिर्फ क्या कर रहा है, ऐसे ही रिवीजन करवा रहा है। तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे, 21 का क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इक्कीस के बाद है 22, ये भी क्वेश्चन आपको पूछे हुए है, ठीक है। क्या कह रहा है, आवेश का परिणामीकरण दर्शाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट, क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है, Q इक्वल्स टू N इंटू ई। किसी वस्तु पर जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन के या कह सकते हैं एलिमेंट्री चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होता है, N इंटू ई होता है, ठीक है। मतलब किसी पर न्यूनतम आवेश होगा किसी वस्तु पर, तो क्या होगा, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, उससे ज्यादा थोड़ा होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, चाहे धनात्मक हो, ऋणात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कुछ। तो पहला कह रहा है आवेश जो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, संभव नहीं है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का अंश है, क्या है, आवेश का एक अंश है, मतलब आधा इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो संभव नहीं है, सही बात है, ये संभव नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन मिनिमम होना ही चाहिए, तो ये तो सही है। आवेश को, एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, बात तो सही है, लेकिन आवेश के संरक्षण का सिद्धांत है, क्वांटाइजेशन की बात नहीं है। कणों पर आवेश होता है, अच्छी बात है, होता है। एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है, हाँ, तो ये भी बात सही है, लेकिन क्वांटाइजेशन को एक्चुअल में कौन डिफाइन करता है, ए, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला Q इक्वल्स टू N इंटू, अभी जस्ट एक क्वेश्चन में यूज भी किए हैं, तो इतनी सी कहानी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछे हुए है, किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, इस परिपथ से t समय में चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल्स टू 60 स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1 से परिवर्तित होता है, t बराबर इतना सेकंड परिपथ में प्रवाहित धारा होगी। मतलब इन ए क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm the linked flux varies with time according to the relation phi equals to 60 square minus 5t plus 1 at t equals to 0.25 second the current flowing through the circuit is A। क्या A ऑलरेडी पूछा हुआ है, मतलब 2 मार्क्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। चलो फाई आपको कितना देके रखा है, फाई आपको देके रखा है 60 स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ईएमएफ निकाल लेते हैं, ईएमएफ इक्वल्स टू मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी, ठीक है। ये चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स के केस में क्या होता है, निगेटिव होता है, इसकी वजह से मॉड लगा लिए हैं। चलिए तो डी फाई डी 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1 डिवाइड डी टी, मॉड में लिख लिए, ये कितना हो जाएगा, मॉड में 12t माइनस 5, ठीक है। आपको टाइम दे के रखा है t इक्वल्स टू 0.25 सेकेंड पे, ठीक है। तो यहां रख लो ईएमएफ का मॉड इक्वल्स टू 12 इंटू 0.25 माइनस 5। अब इतना गुना किसको आता है, 12, 0.25 को हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस 5, तो ये हो गया 3 माइनस 5, मतलब मोटा मोटी -2 या कह सकते हैं 2 वोल्ट, ठीक बात। तो कह रहा है प्रवाहित धारा, आपको वोल्टेज पता चल गया, प्रतिरोध आपको दे के रखा है, रेसिस्टेंस कितना है 10 ओम दे के रखा है, तो हम लोग को क्या पूछा जा रहा है, धारा V इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं I इंटू आर, तो I बराबर क्या होगा V बाई आर, तो V की वैल्यू कितनी है 2, R की वैल्यू कितनी है 10, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 है ना, 10 पे पावर -1 या लिख सकते हैं 0.2 एम्पियर, तो 0.2 एम्पियर, ये वाली कहानी आसान था।
थोड़ा सा प्यार से क्या करना है, थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेगुलर बेसिस से पूछे जाते हैं। ये तो ईएमएफ में आपको करंट प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट के अंदर भी आपको ये सब पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा सीरियस रहना है। तो इसको स्क्रीनशॉट फटाक से लेंगे और 23 का आंसर क्या हो जाएगा, बी 0.2। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अरे भाई काहे तो तेजी में जा रहा है, कहीं जल्दी है जाने का। चलो कह रहे विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल, किसी बिंदु पर परिपथ के किसी बिंदु पर जो धारा कहीं से आ रही है और कहीं को जा रही है, मान लो I1 I2 I3, ठीक है, तो धाराओं का बीजगणितीय योगफल क्या होता है, सबका योग जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या होता है, 0। जो आ रही है उसको यदि पॉजिटिव लेते हैं तो जाने वाले को निगेटिव लेते हैं, तो उस तरीके से करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे I2 क्या हो जाता है, आ रही है पॉजिटिव, I3 पॉजिटिव, I1 क्या हो जाता है निगेटिव, सबको जोड़ दिए 0 हो जाता, तो क्या कहते हैं, शून्य। तो क्या हो जाएगा, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। ओके, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। 24 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए वही है, एन इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट ए पॉइंट इज क्या, 0। नेक्स्ट क्या रहा है अपना, आवेश ए और बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। ये वाला इस टाइप क्लास में भी आपको क्वेश्चन करवाए हैं, या ये कह सकते हैं ये फर्स्ट टाइम शायद पूछा है, ठीक है। तो क्या रहा है, आवेश ए और बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलो मान लो ये आवेश ए है और ये आवेश क्या है, बी है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चार्ज ए एंड बी अट्रैक्ट इच अदर। कब अट्रैक्ट करेगा, तो जो आकर्षण होता है अपोजिट चार्ज के बीच होता है, मतलब विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनमें, मतलब एक धनात्मक होता दूसरा ऋणात्मक होता, तो क्या होता, मतलब दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते, ठीक है। वो समान प्रकृति के होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो कह सकते हैं सिंपल सा, यदि ये पॉजिटिव है तो ये क्या होता, निगेटिव, एक दूसरे को आकर्षित करते। देखते हो नहीं, सड़क पर चलते हो तो अपोजिट चार्ज आपको आकर्षित करता है, आप आकर्षित नहीं करते हो, ठीक है। तो ये हो गया कहानी, ठीक है। तो क्या रहता था, बी सी को भी आकर्षित करता है। मान लो बी जो है वो किसको आकर्षित कर रहा है, सी को। बहुत पावरफुल है बी, मतलब बी जो है वो सी को आकर्षित कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में इससे फोर्स लगेगा, सी को आकर्षित कर रहा है। अब सी को बी कब आकर्षित करेगा, चूंकि बी क्या था, निगेटिव था, तो सी को आकर्षित करने के लिए विपरीत आवेश होना पड़ेगा, मतलब इस पे कौन सा आवेश होना पड़ेगा, धन आवेश होना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तब ए और सी, मतलब चार्ज बी एंड सी ऑल्सो अट्रैक्ट इच अदर देन ए एंड सी। अब ए और सी क्या करेगा, ए के पास धनात्मक, सी के पास पॉजिटिव, और ए के पास पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, झगड़ा करेगा, मतलब एक दूसरे को आकर्षित तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो कह सकते हैं विल रिपेल इच अदर, प्रतिकर्षित हो गए, या कह सकते हैं विल रिपेल इच अदर। इतना आसान, थोड़ा सा डायग्राम वायग्राम बना के बना लेने का। तो क्या हो गया 25 का आंसर बी। चलिए अब आते हैं 26 पे, ठीक है। तो 26 क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में I बराबर इतना एम्पियर था, विभव इतना वोल्ट है, परिपथ की शक्ति हानि क्या होगी, ठीक है। In AC circuit, the current and voltage are given by I equals to 5 cos omega t, V equals to 200 sin omega t respectively. Power loss in this circuit is, क्या होगा, देखो ये भी क्वेश्चन आपको पूछे हुए हैं, ठीक है। आप कहेंगे सब क्वेश्चन आपको पूछ लिया, तो ये सीरियसली बता रहे हैं आपको। हम क्या बोले, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से 70 to 80% क्वेश्चन PYQ में कहीं ना कहीं पूछे हुए रहता है। 7, चलो 80 नहीं 70 ही सही। यदि 70 पूछे हुए 50% आपको बनाना है तो काहे नहीं बनेगा, अभी टाइम है, अभी से भी आप लग जाओगे तो आराम से हो जाएगा, कहानी खत्म। तो चलिए
देखते हैं आई कितना दिया आपको, आई दे के रखा है 5 cos ओमेगा टी, ठीक है, और भी आपको दे के रखा है, भी दिया है 200 sin ओमेगा टी। अब दोनों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ही फॉर्मेट में रखना, या तो दोनों को cos में बदल लो या दोनों को sin में बदल लो। तो अपन क्या करते हैं, sin में बदल लेते हैं। तो आई बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5 sin कह सकते हैं π/2 90 प्लस ओमेगा टी, ठीक है। sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा, इतना। और भी तो अपना ये पता ही है, ये हो गया साइन का। अब देखा जाए ये इसका फेज हो गया, ठीक है, और इसका फेज क्या हो गया, ओमेगा टी हो गया। तो दोनों के फेज डिफरेंस की बात करें तो फेज डिफरेंस कितने का, π/2 प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, π/2 फेज डिफरेंस। ये सबसे ज्यादा मायने रखता है, कई बार पूछ चुका है। और हम लोग जानते हैं पावर लॉस इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर एम एस भी आर एम एस इंटू कितना, कॉस फाई। अब कॉस फाई की वैल्यू कितनी है, मतलब फाई की वैल्यू कितनी है, ये हो गया फाई, ठीक है। फाई की वैल्यू कितनी, π/2, और कॉस π/2 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस π/2 कितनी, 0। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन गया, 0। तो ये क्या हो जाएगा, पावर लॉस आई आर एम एस भी आर एम एस इंटू 0, मतलब पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो पावर लॉस क्या हो जाएगा, शक्ति हानि कुछ नहीं होगी, तो कह सकते हैं 0 या 0। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, 26 का अपना आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलो क्या कह रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा I बराबर 60 sin 100 पाई टी में धारा का मूल माध्य वर्ग मान है, धारा का मूल माध्य वर्ग मान है, मतलब कह सकते हैं IRMS पूछा जा रहा है आपको। ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन तो इतनी बार पूछ चुका है कि इसको पूछना ही नहीं चाहिए था। तो देखो अपने को जो देख के रखा I इज इक्वल टू 60 sin 100 पाई टी, इस तरह क्वेश्चन को पक्का वाला कर लीजिए क्योंकि रेगुलर बेसिस पर पूछा जाता है। तो आई का यदि हम नॉर्मल फॉर्मूला की बात करते हैं वो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां आई नॉट बराबर कितना 60, और यदि हम बात करते हैं ओमेगा की जगह पे क्या होगा 100 पाई, तो ओमेगा बराबर क्या है 100 पाई। तो ये दोनों भी याद होना चाहिए आपको। फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई एन, वहां से फ्रीक्वेंसी 2 पाई से डिवाइड कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी वगैरह भी पूछते रहता है। तो IRMS पूछा जा रहा है, तो IRMS बराबर क्या होता है आई नॉट बाई √2। तो आई नॉट की वैल्यू 60, √2 का √2, इसको सॉल्व करेंगे कितना लिखेंगे 30√2, 30√2। कितना आसान था क्वेश्चन। तो बनाएगा कौन, आप बनाओगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलिए कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सेम कहानी है भाई, इंग्लिश मीडियम में है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाए तो आवेश के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान क्या होगा। द चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू चार्ज Q will be in equilibrium if a small q will equals to। चलिए समझो, ये अपना q ठीक है ना, तो चार्ज q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, ठीक है। एक दूसरा चार्ज हमने लिया q, और इन दोनों का ये सेंट्रल लाइन है, इसके सेंटर पे हमने क्या रख दिया स्मॉल q चार्ज को रख दिया, ठीक बात है। तो आवेशों की इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान क्या होगा, ठीक है। तो पूछा इसके संतुलन के लिए Q का मान क्या होगा। चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस Q विल बी इक्विलिब्रियम इफ Q विल बी इक्वल्स टू। देखो सबसे पहली बात है, यदि हम इस Q की बात करें तो इस Q पे कोई भी आवेश होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो ये जितना फोर्स इसके ऊपर लगाएगा सेम फोर्स ये लगाएगा, ठीक है।
यदि निगेटिव रखोगे तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये तो बैलेंस में रहेगा क्योंकि सेंटर में है। ठीक है, जो बैलेंस करने का प्रॉब्लम आएगा वो इस कैपिटल क्यू को आएगा। तो कैपिटल क्यू को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब ये Q को यदि हम बात करें तो समझोगे, इस Q को यदि इस पे बात करें, यदि ये पॉजिटिव होता और ये भी पॉजिटिव होता, ठीक है, कैपिटल Q तो पॉजिटिव है, स्मॉल q का हमें नहीं पता है, तो ये क्या लगाता, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता, किसके कारण, F प्लस Q के कारण, और ये भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता, F किसके कारण, प्लस Q के कारण। अब दोनों चूंकि फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगता तो ये क्या हो जाता, इक्विलिब्रियम में कभी नहीं आ पाता। तो सिंपल सा चीज है, तो मतलब इसके पॉजिटिव होने का चाहिए, तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, मतलब ये क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, इसको निगेटिव होना चाहिए। तो ये यहां से ही कह सकते हैं, क्लियर है कि ये क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब ये जितना फोर्स ये निगेटिव है तो ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो F माइनस क्यू, और ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, तो कह सकते हैं एफ क्यू। और ये बैलेंस कब होगा, जब एफ क्यू एफ माइनस क्यू के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एक तो पक्का हो गया माइनस साइन, ठीक है, मतलब ये आंसर खत्म, ये आंसर खत्म। अब इसको क्या करना है, दोनों को बराबर करके देख लेना है। अब खुद सोच के देखो, ऐसे ही बिना बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि ये निगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो ये इसके पास भी है और ज्यादा भी है, तो ये इसको अपने तरफ खींच लेगा, तो ये तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा। आंसर में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। चलो सॉल्व कर लेते हैं। एफ क्यू किसके बराबर होगा, एफ माइनस क्यू के, तो एफ क्यू बराबर किसके होता है, एफ माइनस क्यू के। क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू किसके कारण है, इस वाले क्यू के कारण, तो क्या लिखते, क्यू क्यू डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया क्या है, आर है, तो लिखते आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के, इस माइनस वाले क्यू के कारण, तो क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, सेंटर में है, तो कितना होता है आर बाई टू, तो आर बाई टू का स्क्वायर। अब इस क्यू से ये क्यू साफ, इस के से ये के साफ, और यहां से हम लोग कहते तो क्या होता है, क्यू बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इसको इससे ये कट गया तो क्यू इक्वल्स टू क्या निकल जाता, क्यू बाई 4। ठीक है, अब माइनस साइन तो पहले ही डिसाइड कर चुके थे, माइनस ही होगा तभी ये बैलेंस हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाता, क्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई 4, तो माइनस क्यू बाई 4, ये अपना क्या हो जाता, आंसर हो जाता। कितना आसान था। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे समझ के। चलिए अच्छी बात है। क्या कह रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और विद्युत क्षेत्र E के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था की स्थिति में रहे। देखो साम्यावस्था की भी 2 अवस्थाएं होती है, एक स्थिर एक अस्थिर, मतलब एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है। स्टेबल बोले तो यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, ठीक है, और इसमें किसी डाइपोल को आपने ऐसे रखा, इस साइड प्लस क्यू इस साइड माइनस क्यू, डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा ये, ठीक है, तो ये स्टेबल है क्योंकि प्लस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, माइनस पे किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये स्टेबल रहेगा। लेकिन वही अब बात करते अनस्टेबल की, ये मान लो माइनस क्यू इस साइड है और इस साइड क्या है प्लस क्यू, तो इस तरीके से यदि हम बात करते तो क्या होता है, इस प्लस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है और इस माइनस वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसा क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो डाइपोल का भी डायरेक्शन, पी का भी डायरेक्शन ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या है, सेम, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा। जब स्टेबल की बात करते तो, ठीक है, अनस्टेबल की बात करेंगे तो देखो माइनस से प्लस, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अनस्टेबल में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, तो यहाँ पे थीटा कितने का हो जाता,
180 डिग्री का। इतनी सी कहानी है, ठीक बात है। तो ये किसके लिए पूछ रहा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा? डी, ठीक। तो दोनों को ध्यान में रखना है, ये नहीं कि एक को ध्यान में रखना है, एक को भूल जाना है। अब वही अनस्टेबल के लिए कहता तो कितना हो जाता? पाई हो जाता। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा इतनी है तो विकिरण किस क्षेत्र से संबंधित होगा? तो जब आप इसको निकालेंगे, इसका तरंग दैर्ध्य किससे? इज इक्वल्स टू किससे? एच सी बाई लेमडा से, ठीक है। यहां से जब आप तरंग दैर्ध्य निकालेंगे तो इतने के लिए जब निकालोगे तो वो आपको आएगा एक्सरे के टर्म में। मतलब कह सकते हैं एक्स किरण का जो तरंग दैर्ध्य होता है, वेवलेंथ जो होता है, वो इस रेंज में आएगा जब इसको आप निकालोगे। किसको? ई बाई एच सी बाई क्या चीज? लेमडा गया तो ये हो जाएगा एच सी बाई ई। ई की वैल्यू आपको दे के रखा है, एच की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट पता है, सी आपको पता है, सबकी वैल्यू पुट करोगे, निकालेंगे तो वेवलेंथ किसके में आएगा? एक्सरे के टर्म में आएगा। तो मतलब एक्सरे के लिए जितना होना चाहिए उसके रेंज में आने वाला है, ठीक है। लगभग शायद 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा, तो आप निकाल लोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्सरे। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का हो जाएगा कितना? बी। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं। देखो परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, ऑलरेडी ये वाला याद होगा, जस्ट कुछ देर पहले बात किए थे। क्या था? 1/2 बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। तुम कहां चले भाई? क्या हो जाएगा इसका? 31 का ए। अभी जस्ट याद होगा, ऊर्जा घनत्व के बारे में बात किए थे, तो 32 का हो जाएगा कितना? 31 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट कह रहा है आपको निम्न से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो न्यूनतम जो होता है किसका होता है? इस समय यदि चेक किया जाएगा तो एक्सरे का सबसे कम होता है, ठीक है। तो 32 का क्या हो जाएगा आपका? बी एक्स रे। यहाँ ये सब मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ेंगे। चलिए आरसी परिपथ की प्रतिबाधा होती है, क्या होता है? √r² प्लस 1/ω/c का होल स्क्वायर। तो कह सकते हैं क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? एकदम एक लाइन में √r² प्लस 1/ω/c का होल स्क्वायर। तो 33 का आंसर हो जाएगा बी। ये सब तो याद करने वाला है। अब जैसे यही कह रहा है, एक आदर्श एलसी सर्किट में दोलन की कोणीय आवृत्ति 1/√LC, तो 1/√LC कोणीय आवृत्ति कह रहा है, ठीक है। मतलब ओमेगा पूछा जा रहा है, तो ओमेगा क्या होगा? 1/√LC। इतनी सी कहानी। फटाफट आप लोग अपना या तो टिक लगाते जाइए या तो स्क्रीनशॉट लेते जाना है। नेक्स्ट कह रहा है श्रृंखला LCR या LRC सर्किट विद्युत अनुनाद के लिए कौन सही है? विद्युत अनुनाद के लिए XL बराबर XC जब होता है तो इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। LRC सर्किट के लिए XL बराबर क्या होता है? XC होता है, तब इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में कहते हैं। इतनी सी कहानी है। चलो कह रहा है 36 में चौक गुणांक किसके लिए कह रहा है? चौक गुणांक के लिए कह रहा है कि चौक गुणांक अपना जो होता है पावर फैक्टर ऑफ चौक कॉइल, सॉरी चौक। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? चौक कुंडली का शक्ति गुणांक। चौक कुंडली का जो शक्ति गुणांक होता है वो होता है 0। इसको याद रखेंगे। तो 36 का क्या हो जाएगा? C0। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि दो सेलों को जिनको विद्युत वाहक बल E1 E2 था आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है, संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होता है?
क्या होता है तुल्य विद्युत वाहक बल? वो होता है E1 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको बिहार बोर्ड में, तो ये सबको तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट, किसी चल कुंडलीय धारापाती के विक्षेपण थीटा और उनके प्रवाहित धारा में संबंध कह सकते हैं, क्या होता है वो? I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इतनी सी कहानी को रखना है याद। 38 का क्या हो जाएगा अपना? B। नेक्स्ट क्या रहा है? 39। ये सब कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्यों ताप के ऊपर लौ चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह बिहेव करते हैं, कह सकते हैं सिंपल सा पैरामैग्नेटिक सबस्टांस के तरह, ठीक है। तो 39 का क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण कितना होता है? ध्रुवों पर होता है 90 डिग्री का, तो ये सब ऑलरेडी कितने का हो जाएगा? डी 90 डिग्री का। तो 40 का क्या हो जाएगा? डी। और यदि हम यहां कहते हैं पोल की बात करें तो 90 डिग्री का, वही इक्वेटर की बात करते तो इक्वेटर पे कितना हो जाता है? 0 डिग्री का इक्वेटर के ऊपर हो जाता है। तो याद रखेंगे 0 डिग्री एट इक्वेटर एंड 90 डिग्री एट पोल। नेक्स्ट क्या रहा है आपको? यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होगा। शक्ति गुणांक को कॉस फाई कहते हैं, कुछ तो सोचना ही नहीं है इसमें। तो 41 का क्या हो जाएगा? डी। एकदम इजी है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए या टिक लगाते जाइए। अब जैसे प्रतिघात का मात्रक किसको नहीं पता? बच्चे को पता है, क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। एम्पियर करंट का फैराडे आपका यूनिट ऑफ रिएक्टेंस ओम। क्या नेक्स्ट निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय विकर्ण में कौन नहीं है? ठीक है, तो वो जो नहीं होता है वो अपना होता है बीटा रेज। तो कह सकते हैं सिंपल सा 43 का क्या हो जाएगा? बीटा रेज। तो 43 का अपना हो जाएगा सी बीटा रेज। चलिए ये अच्छा 44 वाला क्या रहा है? यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। देखो ये अपनी कहानी क्रांतिक कोण थीटा हो, मतलब ये ऐसे किया, ये इसका अविलंब खींच दिए, ये हो गया थीटा, ठीक है। और प्रकाश की किरण क्या होगी? ये ऐसे जाती है, तो ये मतलब कितना? 90 डिग्री का। यदि हम मान लो इसको मानते हैं कांच के लिए μ2 है, इसका क्या मानते हैं? μ1, ठीक है। μ2 किसके लिए? कांच के लिए, ग्लास के लिए। ये अपना किसके लिए हो गया? ग्लास के लिए, ठीक है। ऊपर किसके लिए हो गया? एयर के लिए, ठीक। तो हम लोग क्या जानते हैं? स्नेल के नियम से लिखते μ2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू μ1 साइन 90। तो μ2 तो μ2 है, साइन थीटा को साइन थीटा रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू μ1 साइन 90 की वैल्यू कितनी? 1। तो μ2 बाई μ1, सॉरी μ2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू μ1 इंटू साइन 90, ठीक है। तो μ2 बाई μ1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? μ2 बाई μ1 इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा। तो किसके लिए पूछ रहा है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये किसका है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। आपको ये नहीं चाहिए था, अपने को क्या चाहिए था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग अलग हो जाएगा। वायु के सापेक्ष यदि हम निकालते, कांच का अपवर्तनांक तो सही था अपना
म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं सिंपल सा से कॉसेक थीटा। ठीक है, लेकिन ये क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये हो गया म्यू वन बाई म्यू टू। इसकी यदि हम बात करते तो ये क्या हो जाता है, इंग्लिश मीडियम वाले के हिसाब से चलते जस्ट उल्टा, मतलब साइन थीटा। तो यदि हम कह रहे तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, और दूसरा कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का। तो इंग्लिश मीडियम के हिसाब से जाएंगे तो अपना क्या हो जाएगा आंसर ये, और हिंदी मीडियम के हिसाब से जाएंगे तो आंसर क्या होता ये। ठीक है, कॉस स्क्वायर 1/, साइन, या सिंपल सा कह सकते हैं साइन का क्या होता है जस्ट रिवर्स से कॉसिक। तो कॉसिक, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में गलती है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास मतलब म्यू वन बाई म्यू टू, और वायु के सापेक्ष मतलब रिस्पेक्ट टू एयर। तो दोनों क्वेश्चन में भावनाएं अलग है, लिखने का तरीका अलग होने के कारण दोनों केस में आंसर गलत हो, मतलब चेंज हो गया है। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि इंग्लिश मीडियम लिखा रहेगा तो आंसर साइन थीटा हो जाएगा, और हिंदी मीडियम लिखा रहेगा तो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा कॉसेक थीटा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक लेंस की वायु में फोकस दूरी इतनी है, ए 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। चलो लेंस की फोकस दूरी आपको देके रखा है, अपवर्तनांक लेंस का देके रखा है, किसका, म्यू, लेंस का देके रखा 1.5, और जिस माध्यम में हम लोग ले रहे हैं उस माध्यम का, मीडियम का क्या है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं म्यू टू, और ये भी देके रखा है 1.5, और ये क्या है म्यू वन। हम लोग को लेंस मेकर्स फॉर्मूला पता है, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू टू बाई म्यू वन माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो म्यू टू बाई म्यू वन 1.5 डिवाइडेड बाई 1.5 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, तो यहां से क्या आया 1/f इज इक्वल टू 0, तो f इक्वल टू कितना 1/0 मतलब इनफाइनाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा डी। समझ रहे हैं, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। एकदम आसान सा ये क्वेश्चन, हमको लगता है इससे पहले भी पूछा हुआ है। फर्स्ट वाले पार्ट का यूज करके नहीं भी यूज किया तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको यूज करके हम क्या निकालते 1/r1 माइनस 1/r2, इसको लाके यहाँ पुट करते, ऑलरेडी यही 0 है तो उसको पुट करके करना क्या है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट फटाक से ले लेंगे इसका। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा डी, इंफिनिटी। चलिए ये तो वही क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में। यदि 4 डायोप्टर क्षमता का अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के समान इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होने वाली है। तो आवर्धन क्षमता के लिए याद होगा आपको फॉर्मूला क्या होता था, 2 फॉर्मूले होते थे, एक डी डिस्टेंस के लिए, एक इनफाइनाइट के लिए। तो अपन चूंकि इनफाइनाइट के बारे में कुछ नहीं बोला था, हम लोग किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, डी डिस्टेंस वाला फॉर्मूले को क्या करेंगे यूज करेंगे, और फॉर्मूला क्या होता था 1 + d/f डी डिस्टेंस के लिए, तो उसी को यूज करेंगे। तो चलिए, तो मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता इज इक्वल टू क्या होता है 1 + d/f, और चूंकि अपने को क्या देके रखा है डायोप्टर पावर देके रखा है, पावर इक्वल टू क्या होता है 100/f, f किस में सेंटीमीटर में, तो 100 डिवाइडेड बाई f सेंटीमीटर में, तो क्यों लिख रहे हैं बराबर कितना 4, तो f इक्वल टू सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 100/4 मतलब 25, तो f इक्वल टू कितना 25 सेंटीमीटर। लगा देते हैं 1 + d की वैल्यू कितनी होती है 25, और f भी
25, तो 1 + 1 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा 2। पावर आपको देख के रखा है, पावर से फोकस निकालिए, फोकस को लाके पुट कर दिए। तो ये कब होगा, ये वाला फॉर्मूला काम करता है जब d डिस्टेंस पे होगा तब, ठीक है। और इनफाइनाइट वाली कहानी होती है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, dy/f का फॉर्मूला काम करता है, तो उसको हम लोग यूज यहां नहीं करने वाले हैं, ठीक बात। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, वास्तविक और उल्टा, रियल और इन्वर्टेड होता है। हटाओ। तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है, मतलब विद द राइज ऑफ वेवलेंथ वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है। या तो आप कोची का समीकरण लगा लो, कोची का समीकरण याद होगा, क्या होता है म्यू इक्वल्स टू a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, इसको लगा लो। यहां से भी देख रहे हैं म्यू जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वेवलेंथ के स्क्वायर के। या दूसरा हम ये कह सकते हैं म्यू इक्वल्स टू क्या होता है c/v, c का c, v इक्वल्स टू एन लेमडा। तो यहां से म्यू को हम कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वेवलेंथ के। मतलब एक बढ़ेगा, ठीक है, तो दूसरा घटेगा। तो कह सकते हैं तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान, यदि तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा है, वेवलेंथ क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा। इतना सा कौची के समीकरण के हिसाब से भी जाते हैं या म्यू इक्वल्स टू c/v से भी जाते हैं, दोनों में से कहीं से भी जाएंगे, अपना क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है। तो कह सकते हैं 48 का आंसर क्या हो जाएगा बी, डिक्रीजेस। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के काम करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या कह रहा है भैया हमारे, कह रहा है कि दो कड़ा समर्थ स्रोत के कारण प्रकाश के व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है। चौड़ाई किसके साथ पूछे, तरंगदैर्घ्य के साथ। तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है लेमडा d/d, याद होगा फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है उसके साथ फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या कह सकते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ रहता है। तो विड्थ ऑफ फ्रिंज विथ इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू टू कोहेरेंट फेज सोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, क्योंकि फार्मूला याद रखना कंपलसरी है, ठीक है। तो फार्मूला स्क्रीनशॉट फटाक से लेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है तीक्ष्ण सीधी कोर से प्राप्त विवर्तन फ्रिंज में, जो विवर्तन फ्रिंज होती है वो क्या होती है, समान चौड़ाई की नहीं होती है, याद रखेंगे, आर नॉट इन इक्वल विड्थ, ठीक है। द डिफ्रैक्शन फ्रिंज ऑब्टेन फ्रॉम द शार्प स्टेट इज नॉट इन सेम साइज। नेक्स्ट कह रहा है फ्रेस्नेल दूरी fz का मान होता है जहां a प्रकाश किरण की चौड़ाई और लेमडा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। तो उसका फॉर्मूला होता है कौन सा, b इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय वेवलेंथ लेमडा। तो इसको याद रखेंगे, वैल्यू ऑफ फ्रेस्नेल डिस्टेंस fz वेयर a इज विड्थ ऑफ लाइट रे, लेमडा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाय लेमडा। तो 51 का आंसर हो जाएगा a स्क्वायर बाय लेमडा b। ये सबको याद करके रखना है। चलिए क्या रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कांच की एक पट्टी पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, यदि परावर्तन तथा अपवर्तन किरण परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। ये वाला क्वेश्चन अब भी जस्ट रे ऑप्टिक्स का जो क्रैश कोर्स चल रहा था उसके अंदर जस्ट करवाए हैं, ठीक है। तो आप लोग यदि क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो उसमें ये जस्ट करवाए थे, मतलब कह सकते 1-2 दिन के अंदर ही करवाए हैं। चलो तो कह सकते हैं कांच की पट्टी एक प्रकाश किरण 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है। तो लो भावनाओं को देखो, द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन ग्लास प्लेट एट एंगल 60 डिग्री। ये हमने क्या किया, अविलंब लिया और ये 60 डिग्री पे, ये कितने का है 60 डिग्री, ठीक है।
इफ रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर नॉर्मल टू ईच अदर, मतलब यदि परावर्तन अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत है, मतलब इसका यह है कि ये मान लो परावर्तित किरण है, ठीक है, और क्या लेते हैं, ये क्या है, अपवर्तित किरण है, और ये क्या है, एक दूसरे के साथ लंबवत है, मतलब ये दोनों के बीच का कोण कितना है, 90। तो यदि ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, होगा ना परावर्तन के नियम से, और ये 60 ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक बात है, ठीक है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक पूछ रहा है, क्या दिक्कत है। मान लो ये अपना क्या था, पदार्थ था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ये हवा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसका, μ1 है। तो क्या लिखते, स्नेल के नियम के हिसाब से μ1 sin 60 इज इक्वल्स टू μ2 sin 30। तो μ2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाता, μ1 sin 60 डिवाइडेड बाई sin 30। तो μ1 हवा के लिए 1, sin 60 की वैल्यू √3/2 और 30 की वैल्यू 1/2, क्या हो जाएगा √3। तो μ2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, चलो तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, √3। मतलब अभी 2 दिन इतना मतलब अच्छा लगा, मतलब कोई क्वेश्चन अभी जस्ट करवाए तुरंत इसके अंदर है। चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 52 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए 53 कह रहा है W कार्यफलन वाली धातु पर न्यू आवृत्ति के प्रकाश आपतित होते हैं, उत्सर्जित फोटोन की महत्तम गतिज ऊर्जा। महत्तम गतिज ऊर्जा क्या होता है, उसके सिंपल सा कहते हैं, देखो W क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है, ठीक है, कार्यफलक होता है। तो टोटल ऊर्जा की होती है वो h न्यू होती है, उसमें से जो कार्यफलन को घटा देंगे तो यही इसका क्या कहलाएगा, गतिज ऊर्जा। तो कह सकते हैं h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसको तो कुछ सोचना ही नहीं था। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी। नेक्स्ट क्या, निम्न से कौन सा फोटोन के संवेग को व्यक्त करता है। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, E इज इक्वल्स टू hc/λ, ठीक है। E बराबर क्या होता है, mc² hc/λ, E स्क्वायर सी का m इंटू सी इज इक्वल्स टू h/λ। mc क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, संवेग होता है। तो p इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, h/λ, h/λ। खत्म, इतनी सी कहानी। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन याद रखने का है, ठीक है। फटाक से लीजिए स्क्रीनशॉट और सारा का सारा सॉल्व करके चलना है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। हाइड्रोजन के लिए बोर की अस्थायी कक्षा की त्रिज्या क्या है, r है। तो बोर की द्वितीय कक्षा के लिए, तो रेडियस ऑफ बोर्स स्टेबल ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज r, देन रेडियस ऑफ बोर्स सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा लगा सकते हैं फॉर्मूला हम लोग, r n इज इक्वल्स टू कह सकते हैं n का मतलब n का स्क्वायर इंटू r0। तो n मतलब सेकेंड के लिए क्या रहा है, 2 का स्क्वायर, r0 मतलब 4 r0, r2 इक्वल्स टू इतना सा। तो r इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू r है, तो इसको लिख सकते हैं 4r। तो 55 का क्या हो जाएगा, डी, एकदम आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या रहा है, कुछ तो कहेगा ही ना। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्क, मतलब फाइनाइट डिस्टेंस पर, किससे, पॉइंट सोर्स से। तो पॉइंट सोर्स से फाइनाइट डिस्टेंस पर कैसा बनता है, स्फेरिकल बनता है। तो कह सकते हैं गोलाकार स्फेरिकल बनता है, इतना सा। चलिए नेक्स्ट, निम्न से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है, कौन करता है शैथिल्य, कौन प्रदर्शित करता है, हिस्टेरिसिस कौन करता है। तो कह सकते हैं
फेरोमैग्नेटिक के अंदर ही इसकी बात ही होती है, तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा 57 का बी हो जाएगा। चलिए सब छोटा छोटा है क्वेश्चन। क्या में से कौन सी राशि प्रकाश के अपवर्तन में नहीं बदलती है? कौन नहीं बदलती है? पता ही है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। नेक्स्ट है चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? दिक्पात कह लो, आभासी नमन कोण, चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज घटक। नमन कोण तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? दिक्पात। तो क्या हो जाएगा 59 का बी। ठीक है, डिक्लिनेशन कह लो या सिंपल सा क्या कहते हैं डिक्लिनेशन, लो फिर से लगा देते हैं, दिक्पात कहिए या डिक्लिनेशन कह लेते हैं। तो 59 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू। एनर्जी का फॉर्मूला याद है, क्या होता है? E इज इक्वल टू -13.6 Z² बाई n²। ठीक है, तो यहां से E को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z²। तो आंसर क्या होता है? सिंपल सा Z², एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट प्रोपोर्शनल टू Z²। तो 60 का क्या हो जाएगा आंसर? बी, Z²। चलिए हटाओ। नेक्स्ट की बात करते, नाभिक के प्रति न्यूक्लियस औसत बंधन ऊर्जा होती है, वो होती है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 61 का हो जाएगा बी, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है? 10वीं संख्या 8 का द्विआधारी संख्या क्या होगा? तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेते हैं। 8 2 से डिवाइड करेंगे 4, बचेगा कितना? 0। 2 से 2 0, 2 से 1 0, 2 से 0 1। इसको कैसे नीचे से ऊपर लिखेंगे? तो 1 0 0 0 बेस 2 इज इक्वल्स टू 8 बेस 10। तो क्या हो जाएगा? 1000। ये तो बच्चे को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का वाला ये पूछ सकता है। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलो नेक्स्ट का द्विआधारी योग में 1 + 1 होता है। 1 + 1 बराबर 1 0। ठीक है, 1 + 1 2 मत कर लेना। यदि 1 + 1 = 2 करोगे तो वो दशमिक पद्धति हो जाएगी। ठीक है, द्विआधारी 1 + 1 1 0, और 2 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो वापस से 1 0 ही हो जाता है। तो कह सकते हैं आंसर क्या होगा? 63 का सी। तो फटाक से इसको कॉपी कर लीजिए, इसको भी याद रखेंगे। 1 + 1 = क्या होता है? चलिए 63 का हो गया सी। नेक्स्ट का है कौन और गेट का बुलियन व्यंजक है? और गेट का बुलियन व्यंजक और प्लस साइन के साथ, तो क्या हो जाएगा? a + b y = a + b। 64 का क्या हो जाएगा? a। 64 का क्या हो जाएगा? a। क्या है? तेजी से चलने वाले बीटा किरणें होती हैं, या तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होती है वो होती है बीटा किरणें। तो इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। हाँ, कह रहा निम्न से कौन सी घटना प्रकाशिक तंतुओं में प्रयुक्त होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कहानी होती है। तो कह सकते हैं सिंपल सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर से लगा देते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह लो या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसके अंदर? ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। ठीक। नेक्स्ट, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होता है? ऑलरेडी पता है, बच्चे को कई बार पूछ चुका है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो कह सकते हैं क्या चीज? ऋणात्मक, निगेटिव। ठीक है। नेक्स्ट है पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप से होते हैं, क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। पी बनाओ या एन बनाओ, दोनों उदासीन ही होते हैं। पी में क्या होता है? नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं, और एन में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। ठीक है। पी बनाने के लिए त्रिसंयोजी की जरूरत पड़ती है, और एन बनाने के लिए पंचसंयोजी अपद्रव्य की जरूरत पड़ती है, इंप्योरिटीज की जरूरत पड़ती है। इन सब चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए 68
तो 68 का तो हो गया क्या चीज, उदासीन, तो मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होते हैं। पूर्ण नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आपको पूछा हुआ है, ये पी और एन वाला तो कई बार पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, ये भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक का ही है, ठीक है। तो निर्गत आवृत्ति क्या कह रहा है, पूर्ण तरंग है, पूर्ण तरंग के लिए क्या होगा, 50 का 100 बन जाएगा, क्योंकि पूर्ण तरंग में क्या होता है, जैसे ये होता है ना इनपुट में, ठीक है, तो आउटपुट जो निकलता है वो होता है कुछ ऐसा, ठीक है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी डबल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या रहा, एक अर्धचालक को T1 से T2 तापमान पर ठंडा किया जाता है, ठंडा किया गया मतलब टेम्परेचर को डिक्रीज किया गया है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। देखो यदि टेम्परेचर, देखो पहली बात तो तापमान गुणांक जो अर्धचालक का होता है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है, चालक का धनात्मक होता है। यदि टेम्परेचर को आप बढ़ाते हो, टेम्परेचर क्या करते हो, बढ़ाते हैं, तो प्रतिरोध के केस में क्या होता है, मतलब प्रतिरोध के केस में प्रतिरोध बढ़ जाता है चालक के केस में, लेकिन यदि अर्धचालक के केस में आते हैं तो यदि तापमान को बढ़ाओगे तो उसकी चालकता घट जाती है, नहीं चालकता बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने से, मतलब प्रतिरोध घट जाता है अर्धचालक केस में। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है, यहां बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा, क्या रहा है, एक अर्धचालक को T1 से T2 ताप पर ठंडा किया जाता है, मतलब टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, किसके लिए, अर्धचालक के लिए, ठीक है। वही हम चालक की बात करते, चालक में यदि तापमान घटता, ठीक है, तो प्रतिरोध क्या हो जाता, वो भी घट जाता, तापमान बढ़ता प्रतिरोध बढ़ जाता। लेकिन अर्धचालक में क्या होता है, जस्ट उल्टा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कमेगा, टेम्परेचर कमाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तो क्या होगा, टेम्परेचर घट रहा है तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको थे, इसमें से 80-90% क्वेश्चन क्या है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ठीक है, जितना हो सके उतने अच्छे से पढ़िए। आप लोग का जैसे ऑनलाइन चल रहा है, क्या चीज, क्रैश कोर्स चल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कीजिए, उसका कोई फीस नहीं है, आप ही के लिए है और आप ही से है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा, क्योंकि इसमें मतलब कहा जाए ना 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको क्या है, कह सकते थोड़ा सा मतलब कुछ नया सा दिया है, अदरवाइज सारे के सारे क्वेश्चंस क्या है, एज इट इज आपको क्वेश्चन बैंक से पूछे। लास्ट बार आपको यही चीज हम बोलेंगे कि वह कुछ भी करो, ठीक है, क्वेश्चन बैंक को घोल के फिजिक्स का तो पक्का वाला पी जाओ, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट वाले जाने उनका क्या आता है नहीं आता है, लेकिन फिजिक्स में तो अभी फिलहाल ये आ रहा है, ट्रेंडिंग है। और ऑब्जेक्टिव को ABCD करके ना पढ़े, यूनिट एंड डायमेंशन को भी आप क्या ना करें, रट्टा नहीं मारे, उसको क्या है प्रॉपर फॉर्मूला से निकालना सीखिए। 2 महीना टाइम है, आप कर सकते हो यदि करना चाहोगे तो, और क्वेश्चन बैंक को तो पी ही डालना है, ठीक है। तो चलिए कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, मिलते हैं अगली कहानी में, ठीक है, थैंक यू।